हेलो, नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आवाज़ समाचार, ताज़ा तरीन अपडेटेड खबरें। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बाजार में 6 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 694 पॉइंट तो निफ्टी 214 पॉइंट गिरकर हुए बंद। बैंकिंग शेयरों में दिखा दबाव। मेटल, FMCG, तेल और गैस शेयरों में रही बिकवाली। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर लग सकती है कैपिंग। बीमा रेगुलेटर IRDAI जल्द ले सकता है फैसला। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर। टॉय सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी रखनी पड़ेगी महंगी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में की बढ़ोतरी। पहले के मुकाबले फीस लगभग 2 गुना बढ़ी। बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लेकिन रेबीज और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश। कहा बाकी कुत्तों को भी टीकाकरण और नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए। पीएम मोदी की बिहार को सौगात की बौछार। ओंटा सिमरिया पुल समेत 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का दिया गिफ्ट। कांग्रेस RJD पे साधा निशाना। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। 30 दिन से ज्यादा जेल होने पर PM CM की कुर्सी जाने वाले बिल पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। नए कानून से संविधान की मर्यादा को तार तार करने वालों पर प्रहार। और बिहार में SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को बनाया पक्षकार। कहा हटाए गए वोटर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे, आधार भी दे सकते हैं। 8 सितंबर को अगली सुनवाई। ढेर सारी हेडलाइंस के बीच अब खबरें विस्तार के साथ। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त वाले उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बेघर कुत्तों को स्टरलाइज करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जबकि पहले यह आदेश आया था कि उन्हें आप शेल्टर होम तो ले जाएं और वापस उस जगह ना छोड़ें। ज्यादा जानकारी के साथ अब मौजूद है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, लंबा रहा ये मामला। पहले एक फैसला आया, फिर उस पर क्योंकि भारी जन विरोध रहा तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक नई बेंच बनाई और अब उस नई बेंच ने ये फैसला दिया है। बेघर कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली NCR के जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ करके शेल्टर होम में डाला जाए। इसको लेकर के बहुत सारी NGOs और डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया। आज 3 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश के ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और उनके बाद उनको उसी इलाके के अंदर छोड़ दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इनके फीड करने के लिए निर्धारित जगहों को निर्धारित किया जाना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर कि इनको खाना खिलाया जा सके और कोई भी इस चीज का उल्लंघन करता है, सड़क पर इनको फीड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी डॉग लवर्स आए हैं, NGOs आई हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 25,000 रुपए डॉग शेल्टर्स के लिए चुकाइए और जो NGOs हैं उनके लिए कहा है कि आप 2 लाख रुपए का फीस जो है इस डॉग शेल्टर्स के लिए दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हाई कोर्ट्स में इससे जुड़े हुए मामले चल रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर ट्रांसफर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करता रहेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई सारे फैसले अपने साथ लेकर आया। मसलन उन्होंने ये तो कह दिया है कि अब आप जो है वो शेल्टर में मत रखिए, उनका टीकाकरण करके छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट
वो वाले डॉग्स जिनको रेबीज है या फिर वो आक्रामक है, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि आप इन्हें ऐसे सड़क पर खाना नहीं खिलाएंगे, इनके लिए अलग से शेल्टर होम्स बनाने होंगे। वो काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को होगा और साथ में एनजीओस को भी उसके लिए बाकायदा एक रकम के भी आदेश दिए और आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। तो उस लिहाज से ये खबर बड़ी है। राइट, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। गाड़ियों को 20 साल से ज्यादा रखना अब और महंगा पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में बढ़ोतरी कर दी है। और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर क्या अपडेट है? जी, सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किया है और अगर आप अब 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं तो आपको पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाइक के लिए 2,000 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये, कार के लिए 10,000 रुपये। अगर आप इंपोर्टेड बाइक है आपके पास तो 20,000 रुपये, इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपये और बाकी सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 12,000 रुपये की जो दरें हैं वो रखी गई हैं, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो बैन है वो लागू है, वो पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन बाकी सभी जगहों में अगर आपको पुरानी गाड़ी रखनी है तो आपको ये नई फीस देनी पड़ेगी। इसमें सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो पुरानी गाड़ी है अपनी वो वॉलंटरी तरीके से स्क्रैप करें। इसके लिए वो रिन्यूअल फीस को बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों। पुरानी गाड़ियों को रखना जो है वो महंगा पड़ जाए और उसके बदले में स्क्रैपेज जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़े लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। इधर ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित होने के बाद कंपनियों में अफरा तफरी का माहौल है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत कर दी है, वहीं गेमर्स भी तेजी से पैसे निकाल रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए एक बार फिर हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, अब जबकि ये बिल पारित हो चुका है, इसका कानून बनना भी तय है, कंपनीज का हम सुन रहे हैं कि वहां पर काफी अफरा तफरी है, क्या अपडेट है इस पर? ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित हो चुका है और जल्दी इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर कई सारे कड़े प्रावधान रखे गए हैं। रियल मनी गेम खिलाने वाली कंपनियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर 3 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और बिल में यह भी कहा गया कि उनके सीधे अधिकारियों को ही इसमें दोषी माना जाएगा। तो इसको देखते हुए कंपनियों के बीच में अफरा तफरी मच गई है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत भी कर दी है। खासतौर पर एमपीएल और यूपी ने अपने यहां पर रियल मनी गेम्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। ड्रीम 11 और पोकरबाजी भी अपने यहां पर रियल मनी गेम बंद करने की तैयारी कर रही हैं और बाकी जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां वो भी इसके पूरे तरह से नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें और वो भी कंपनियां भी जल्दी ही अपने यहां पर गेम्स को खिलाना बंद कर देंगी। उसके बाद आपको सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा या सोशल गेम्स खेलने को मिलेगा। रियल मनी वाले कोई भी गेम आपको इसमें खेलने के लिए नहीं मिलेगा। जी असीम, शुक्रिया। इधर खिलौने बनाने वाले सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार की गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में इसे जल्द भेजा जाएगा। पूरी खबर और बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, टॉयज इंडस्ट्री को अब इंसेंटिव मिलने जा रहा है, क्या डिटेलिंग्स हैं? मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार खिलौने बनाने वाले इंडस्ट्री के लिए, टॉयज सेक्टर के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम को तैयार किया है। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 13,100 करोड़ रुपए की इंसेंटिव दी जाएगी कंपनियों को जो खिलौना बनाएंगी। और ये इंसेंटिव जो है 2 तरीके से दी जाएंगी। पहला कि कंपनियों का जो टर्नओवर होगा उसके हिसाब से उनका इंसेंटिव तय किया जाए, किसको कितना इंसेंटिव दिया जाना है। दूसरी चीज़ कि कई सारी कंपनियां हैं टॉयज़ बनाने वाली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाती हैं उनको कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार एक छूट देगी इंसेंटिव के तौर पर। इन सब के अलावा बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कोशिश कि कैसे भारत में टॉयज़ को एक कह सकते हैं कि एक हब के तौर पर पूरी दुनिया में बनाया जाए। और यहाँ पे इंपोर्ट पर निर्भरता वैसे ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो इस पोटेंशियल को सरकार ने पहचाना है और यही वजह है कि टॉयज़ सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया था कि हम टॉयज़ सेक्टर के लिए कई सारे कदम उठाने वाले हैं और अब इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। 13,100 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को इस पर सलाह मशविरा संबंधित मंत्रालयों से किया जा रहा है और बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार
कि 6 दिनों की तेजी पर आखिरकार ब्रेक लग गया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% फिसल कर बंद हुए हैं, तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी है। बाजार की भी डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, फाइनली एक तेजी पे ब्रेक, फुल स्टॉप। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इस टाइम पे अगर हम देखें तो 6 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक है वो हमें कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 213 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है और 24,900 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने आज के सत्र में। वहीं बैंक निफ्टी में भी जो कमजोरी है वो परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप्स में, सेंसेक्स, स्मॉल कैप में भी जो कमजोरी का सिलसिला है, यानी कि हम समझे भी तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो मेजॉरिटी सेक्टर्स ने आज कमजोरी दिखाई। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नेग्लिजिबल हमें इजाफा देखने को मिला है। मारुति भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल में भी फ्लैट कारोबार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो यहां पे भी फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं कि गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। देखिए, निफ्टी में एशियन पेंट्स में 0.25% की गिरावट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.5%, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि अगर हम समझे तो सीमेंट सेक्टर में आज कमजोरी परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। ABFRL यहां पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। 0.8% की यहां पे मजबूती पूनावाला फिनकॉप में 3.5%, भारतीय हेक्साकॉम 3.5% और SJVN भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ। पावर सेक्टर में आज एक्शन डेफिनेटली देखने को मिला था। लूजिंग स्ट्रीक में बात कर लेते हैं। भारत फॉर्ज की करीबन 3% की कमजोरी, IDBI बैंक करीब 3%, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 0.3% और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी करीबन 0.3% की कमजोरी आज के सत्र में रही है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो बियर्स का जोश है वो वापस आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तो आज के मार्केट का अपडेट था। क्या माने, तेजी पर ब्रेक लग गया है? क्या बुल रन अभी भी दूर है? तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। बाजार को बुल रन का इंतजार शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। इधर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों में आज कमजोरी देखने को मिली। दरअसल CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर बीमा रेगुलेटर IRDAI कैपिंग लगा सकता है। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं यश जैन। सबसे पहले तो कंपनीज के लिए सर्टेनली एक नेगेटिव खबर, बट पॉलिसी होल्डर्स को ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, जो कि IRDAI के सूत्र है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, वो ये है कि रेगुलेटर एक प्रस्ताव को डिस्कस कर रहा है इस समय, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एक साल में, उस पर एक कैप लग सकता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अप्रूव होता है, तो इसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी एक साल में। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कैप दोनों लेवल पे लग सकता है। पहला, एक पोर्टफोलियो लेवल पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बुक में टोटल एवरेज प्रीमियम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट या पॉलिसी लेवल पे भी, ताकि आप अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए, एक बार तो हेडलाइन के नीचे रह जाए पर आप पॉलिसी में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और कहीं बैलेंस करने के लिए कम कर ले, वो भी नहीं हो। इसलिए उस लूप होल को भी प्लग करने के लिए डिस्कशन रेगुलेटर कर रहा है। इससे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लेवल पे, वहाँ पे ये कैप बेंचमार्क हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन से, यानी कि एक अगर X% मेडिकल इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज वो परसेंट से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक नहीं ले पाएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल प्रीमियम का तकरीबन 40% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। ICICI लॉम्बार्ड का 30% आता है, न्यू इंडिया का 50% आता है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का भी तकरीबन 14% हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ये FY25 के नंबर्स है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एज ए पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, और पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर ये प्रपोजल डिस्कस कर रहा है कि किस तरह जो बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसको कंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ाया जाए, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉलिसी होल्डर पे प्रेशर ना डाले। जी यश,
बहुत शुक्रिया। तो क्या माना जाए इसको कि अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अनाप शनाप जो बढ़ जाता था, क्या वो नहीं बढ़ेगा? लेट्स, ये अभी एक डिस्कशन के मैटर पर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है इसको फॉलो करना। आपको आगे भी बताते रहेंगे। इधर अगस्त में अब तक बाजार पूरी तरह फ्लैट रहा है, लेकिन इसके बावजूद एफआईआईज का एक्शन भरपूर है। अगस्त में एफआईआईज ने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसकी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। अगर इस टाइम पे अगस्त का हम डेटा समझे तो टेलीकॉम सेक्टर में जो एफआईआईज का रुझान है वो हमें पॉजिटिव नोट पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में भी जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। टेलीकॉम में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से खरीदारी रही है। अगर फिनेंशियल आईटी सर्विसेज में देखें तो यहाँ पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपके सामने डायरेक्टली टेबल लेके आती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त के फर्स्ट हाफ में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। देखिए, टेलीकॉम में यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिली थी जुलाई के सेकेंड हाफ में, और यहाँ पे भी हमें खरीदारी ही देखने को मिली। कैपिटल गुड में जो रुझान है नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में रहा है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल्स में भी रुझान जो है यहाँ पे हमें सुधरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सेक्टर्स की तो देखिए, कंज्यूमर सर्विसेज में जो रुझान है हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है, जो कि जुलाई के सेकेंड हाफ में काफी अच्छा खासा बना हुआ था। एफएमसीजी में भी जो इनका ट्रेंड है नेगेटिव तरीके से दिखाई दे रहा है। और बाकी की हम बात करें केमिकल्स की तो यहाँ पे भी करीब करीब हमें 2000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर फर्स्ट हाफ में बात करी जाए अगस्त में तो करीबन 13,500 करोड़ की बिकवाली हुई है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा नंबर जो है हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया है। आईटी, ऑयल एंड गैस में भी जो रुझान है काफी ज्यादा हमें बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम समझे तो सीधा सीधा जो आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे रुझान जो है जुलाई के सेकेंड हाफ में भी नेगेटिव था और इस टाइम पे भी नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नोट में जा रहे हैं। वेलकम बैक। आवाज समाचार में कुछ और खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही है अब राजनीति की जगत से। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया पहुंचे थे। गया से पीएम मोदी ने बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री गया से बेगूसराय गए। उन्होंने यहां गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर बिहार के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनकी डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की बात कर रही है, वहीं विपक्ष एक बार फिर बिहार को लालटेन युग में धकेलना चाहता है। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार संसद में बिल लाई है। कानून के दायरे में पीएम से लेकर सीएम शामिल है। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी। लेकिन इस जनहित के इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। और आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए है कमोडिटी स्पेशल और साथ में ढेर सारी और खबरें। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके अपडेट ले सकते हैं। और उससे पहले आपको ये भी बता दें, जीएसटी से अब घर चलाना होने जा रहा है सस्ता। कैसे? 2 बड़े अनाउंसमेंट आ गए हैं, तो हम देखेंगे, बताएंगे आपको कि क्या क्या सस्ता हो जाएगा, जिससे घर गृहस्थी आसान होगी। 557 पे जरूर जुड़ जाइएगा।
हमारे साथ।